दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने पहले से आपको बता चुका हूं कि अपनी जो क्लास है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। आज की क्लास रहेगी दिनांक 1/7/2026 से 7/7/2026 तक। ये डिटेल की करंट अफेयर्स क्लास है, ना कि ऑब्जेक्टिव। आपकी डिटेल का बहुत ज़रूरत है आने वाले पेपर में। देखो, हर चीज़ अपडेट होती है, आपको भी करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्टों में अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद डिसाइड करिएगा कि वीडियो में आपको कुछ कंटेंट अच्छे मिले या नहीं मिले। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है। सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन है आपका कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 भारत चौथे स्थान पर। देखो, यूनिकॉर्न आप लोग जानते हो ये कंपनियां होती हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन से 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ भारत चौथे स्थान पर है। तो भारत में यूनिकॉर्न कितने हो चुके हैं? 61 है। तो टोटल 61 जो है तो यूनिकॉर्न हो चुके हैं भारत में अपने। ठीक है, कितने हो गए? 61 यूनिकॉर्न हैं अपने भारत में। ठीक है, उन्हीं के लेकर के भारत कौन से नंबर पर पहुंच गया? अपना 4th नंबर पर रैंक भारत की लग गई है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है उसको देख लेते हैं। देखिए, शीर्ष देश की यदि बात करेंगे तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 806, यूएसए शीर्ष यूनिकॉर्न वाला है। अच्छा, भारत में कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है, जिसका नाम है जेरोथा। जेरोधा कंपनी 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बना हुआ है। आपने नवरत्न पढ़े होंगे, महारत्न पढ़े होंगे, उसी तरीके से आप ये समझिए सबसे पहले क्या रहती है, कोई कंपनी यूनिकॉर्न के रूप में, स्टार्टअप के रूप में तैयार होती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जेरोथा का। अब जेरोथा के बाद अगला पॉइंट आप देख लीजिए, बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। मेन इंपॉर्टेंट शब्द है ये वाला, याद रखना आपको, ब्रह्मांक का 16वां स्थापना दिवस। बीआरओ ने एक जो बॉर्डर सीमा सड़क संगठन है, ठीक है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जारी किया था जिसका नाम क्या रखा था? उन्होंने ब्रह्मांक नाम रखा था। तो उसका जो है तो 16वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो बस केवल याद रखिएगा कि ब्रह्मांक प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बीआरओ से संबंधित है। बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन है। प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया था उन्होंने? ब्रह्मांक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ें। अब आगे देखिए, ये बीआरओ होता क्या है, अब इसके बारे में जानकारी लेंगे कि बीआरओ कहलाता क्या है। देखो, सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना बहुत बार पेपर में आई है, तो ये स्थापना याद रखिएगा 7 मई 1960। इसकी स्थापना कब हुई थी बीआरओ की? 7 मई 1960 को स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में बीआरओ को पूर्णतः रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। बीआरओ किसके अधीन रहता है? तो बीआरओ जो है तो रक्षा मंत्रालय के अधीन रहता है। ठीक है, वर्तमान में बीआरओ भारत के 21 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत है। बीआरओ का काम कहाँ चल रहा है? भारत के 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बीआरओ का काम चल रहा है। यह भारत के मित्र देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार तथा श्रीलंका में भी अवसंरचना विकास संबंधी कार्य कर रहा है। तो बीआरओ की स्थापना आपको पता चल गई कब हुई थी? 7 मई 1960। याद रखनी है, 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में यह कार्यरत है। और पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार तथा श्रीलंका में भी ये काम करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ आप लोगों को पता होगी, ब्रह्मांक जो मैंने बताया था, ये इनका फेमस प्रोजेक्ट है बीआरओ का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है, भारत ने एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। बस केवल याद रखना है कि एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये आ जाएगा कि यह जो वॉलीबॉल कप है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। कप कौन सा जीता है, पदक कौन सा जीता है? तो कांस्य पदक भारत ने जो है तो जीता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कौन सी? एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब एक नया देखो ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आरोग्य सेतु 2.0। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग ने लॉन्च किया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा जी, जो वर्तमान में क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। पहले ये बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? आरोग्य सेतु 2.0 जो है तो लॉन्च किया है। ठीक है, अब जो ये खबर है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीन बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का विकास करेगा। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोंगला बंदरगाह पहले भारत के पास था, अब जो है तो बांग्लादेश ने चीन को दे दिया है। तो बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट आर्थिक क्षेत्र का विकास चीन की एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।
ठीक है। इसके साथ ही उस पूर्व योजना को निरस्त कर दिया गया जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र को भारतीय आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित था। मतलब ये है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि मोंगला बंदरगाह किस देश पर है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश पर है। अब भारत इसका विकास नहीं करेगा, इसका विकास कौन करेगा, चीन जो है तो इसका विकास करेगा। तो याद रखिएगा मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है, बांग्लादेश पर स्थित है, और विकास कौन करेगा, चाइना इसका विकास करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, कैबिनेट ने NIIF के लिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। अब मुख्य रूप से इसमें कुछ नहीं जानना, इसमें यह देखना है कि NIIF कहलाता क्या है। तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय अवसंरचना कोष कहलाता है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIIF। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना हुई थी फरवरी 2015। तो याद रखना है कि फरवरी 2015 में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अवसंरचना जानते हो आप, जो स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, भौतिक स्ट्रक्चर जो तैयार किए जाते हैं उसी को अवसंरचना कहते हैं। उसके लिए 30,000 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, अब ये बात जानना बहुत जरूरी है, ओमेगा ब्लॉक पेपर में आएगा ही आएगा, और यूरोप में हीट वेव की लहर, आपने शॉर्ट्स वीडियो रील्स में ये बहुत देखा होगा कि यूरोप की सड़कें पिघल गई हैं, ट्रेन की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है ओमेगा ब्लॉक क्या होता है। तो पूरा डिटेल इसका ओमेगा ब्लॉक क्या कहलाता है और हीट वेव से संबंधित कौन कौन से नए नए तथ्य हैं, इनके बारे की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, यूरोप इन दिनों भीषण हीट वेव की चपेट में था, जहां फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दर्ज किया गया था। अब इसके बाद की आगे जानकारी अपन देखते हैं और क्या क्या है। अब ये जो हीट वेव थी इसमें सबसे मुख्य कारण था ओमेगा ब्लॉक। ये एक ओमेगा ब्लॉक क्या होता है इसके बारे में समझिए। ओमेगा ब्लॉक एक बड़े पैमाने का वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है। मतलब वायुमंडल के एक परिसंचरण क्या है, ओमेगा ब्लॉक पैटर्न है, जिसमें जेट स्ट्रीम यूनानी अक्षर ओमेगा के आकार की, मतलब इस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है तो चलती है, ओमेगा के आकार में मुड़ जाती है। इस कारण स्थायी मौसमी अवरोध बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के ओमेगा ब्लॉक क्या है, एक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाए कि ओमेगा ब्लॉक क्या कहलाता है, तो आपको आंसर ऑप्शन 4 ऑप्शन में से टिक क्या करना है कि ओमेगा ब्लॉक एक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है, तो ये आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओमेगा ब्लॉक के बारे की पूरी जानकारी। अगला पॉइंट है, भारत ने गगन प्रणाली के माध्यम से पहली बार सैटेलाइट गाइडेड जेट लैंडिंग की। जेट लैंडेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देखो अभी तक अपन अमेरिका चाइना इस पर अपन जो है तो निर्भर रहते थे कि अमेरिका चाइना ही अपन को लोकेशन बताते थे या जेटों की, या इस तरीके से उन पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब भारत जो है ना, अपनी भारत की जो खुद की एक गगन प्रणाली है उसके माध्यम से उन्होंने सैटेलाइटेड गाइडेड जेट लैंडिंग की है। मतलब अब आपको चाइना और अमेरिका से डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब पूरा डिटेल इसका देखेंगे कि गगन प्रणाली होती क्या है, जेट लैंडिंग क्या होती है, सबकी जानकारी। तो भारत ने स्वदेशी गगन यानी कि GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करते हुए पहली बार जेट विमान की सैटेलाइट निर्देशित सफल लैंडिंग कराई। यह उपलब्धि देश की विमानन नेविगेशन क्षमताओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब गगन क्या है, यह एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है। ठीक है, SBAS है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो गगन को विकसित क्या किया, यही एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा कि गगन को विकसित करने वाले कौन कौन से संस्थान है। तो एक तो है आपका गगन को विकसित करने वाला इसरो है, और दूसरा आपका आ जाएगा AAI। इन दोनों ने मिलकर के गगन को विकसित किया है। ठीक है, इस प्रणाली को DGCA का नाम आपने लोगों ने हमेशा देखा होगा। देखो जो DGCA होता है, जैसे रेलवे में आप देखते होंगे कि रेलवे का अपन रेलवे मुख्यालय रहते हैं, वैसे ही जो वायुयान या जेट विमान जो हवा में उड़ते हैं उनके लिए एक अलग से संस्थान तैयार किया गया था, DGCA। अब DGCA क्या है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कहलाता है DGCA। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय है। इसका DGCA का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ यानी कि ICAO, पूरे इंटरनेशनल कौन सा है, ICAO कहलाता है, के साथ निकट सहयोग में कार्य करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से DGCA का काम आप समझ गए। जो नेविगेशन प्रणाली है या वायुयान प्रणाली है उसका पूरा नियंत्रण DGCA ही करता है। चाहे हेलीकॉप्टर हवा में उड़े, चाहे जेट उड़े, चाहे यात्री विमान उड़े, उनका सबका नियंत्रण किसके पास रहता है, DGCA के पास नियंत्रण रहता है। अगला क्वेश्चन है, AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसको याद रखिएगा भैया, अभी MPPSC 2026 में ऐसे क्वेश्चन आए थे
कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान एआई आधारित ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल शुरू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रौद्योगिकी संचालित सुशासन को सुदृढ़ करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो एआई से संबंधित है। अगला टॉपिक है आपका यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत 94 स्थान पर। एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एसडीजी। यहाँ से 2 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, ठीक है, प्री में। तो इसका पूरा डिटेल अच्छे से, ध्यान से, शांतिपूर्वक समझेंगे। भारत ने वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य को अपनाए जाने के बाद से सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने एसडीजी इंडेक्स 2026 में टोटल देश कितने शामिल है इसमें, 167 देश के बीच 94 जो है तो यानी कि 94 रैंक प्राप्त की है, जो अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। 94 रैंक है भारत की, कितने देशों में, 167 देशों में 94 में नंबर पर एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान आ चुका है। कितने नंबर पर आ गया, 94 नंबर पर भारत पहुंच चुका है। अब इसके बारे में एक एक डिटेल समझेंगे। रैंकिंग क्या है, जो यूएन है वो एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत ने 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 94वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उसको अंक कितने मिले हैं, 100 में से 68.3 अंक हासिल किए हैं। कितने, अब ये अंक भी पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एमपीपीएससी प्री दिया होगा उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 68.3 अंक मिले हैं 100 अंकों में। और रैंक कौन सी लगी है 167 में, 94 रैंक लगी है। ठीक है, 2025 में कौन से रैंक पर था, तो 99 रैंक पर 2025 में था। अब जो है तो 94 रैंक पर आ चुका है। ठीक है, तो मुख्य बातें ये थी इसकी। अब जब एसडीजी इंडेक्स शुरू हुआ था तब भारत की रैंक थी 112, अब कौन सी है 94। तो कितने अंक जो है तो बढ़ गया आगे, 18 स्थान जो है तो 18 देशों को उसने पीछे छोड़ा है और 94 अंक तक पहुंच गया है। अच्छा, वैश्विक रैंकिंग देखिए, फिनलैंड जो है ना प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क, वो हमेशा ही प्रथम स्थान पर रहते हैं ये स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद अब सबसे कम एसडीजी इंडेक्स में सबसे कम कौन कौन से हैं, तो उसमें आ जाएगा 4 मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान सबसे निचले पायदान पर हैं एसडीजी इंडेक्स में। अब ये अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2030 तक की प्रगति क्या होगी, क्योंकि 2015 से 30 तक ही है एसडीजी इंडेक्स। भारत के केवल 33.3% एसडीजी लक्ष्य ही वर्ष 2030 तक प्राप्त हो पाएंगे। मतलब 100% नहीं होने वाले, केवल 33.3% ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपने देखा एसडीजी क्या है, 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला भुखमरी की समाप्ति, ठीक है, शून्य भुखमरी, ये जो सब आपने पढ़े होंगे उन सब में 17 के 17 में केवल 33.3% ही पूरे होने वाले हैं 2030 तक। ठीक है, जबकि 42.7% लक्ष्यों पर सीमित प्रगति हुई है और 24% पर लक्ष्यों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। संपूर्ण उसकी बात की जा रही है। तो मुख्य रूप से एसडीजी की ये बात है 2026 और 27 के एमपीपीएससी प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होने वाले हैं। अगला पॉइंट है रवि अग्रवाल, नाम याद रखिएगा, सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किए गए हैं। देखो जो सीबीडीटी कहलाता है, क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन थे, रवि अग्रवाल, उन्हीं को ही बनाया गया है। अब सीबीडीटी के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, सीबीडीटी होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत सीबीडीटी का गठन किया गया था। प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहता है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह काम करता है सीबीडीटी। अगला संरचना क्या है, इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष जो रवि अग्रवाल बने तथा इसमें से 6 सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान 7x7x7 रणनीति के साथ लॉन्च किया गया। तो यदि ये सीधा पूछ ले जाए कि कौन सा अभियान 7x7x7 रणनीति के साथ लॉन्च किया गया, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर में। ये याद रखिएगा कि ई गवर्नेंस का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपका कि जयपुर में ई गवर्नेंस का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मध्य प्रदेश की जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया था कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आपका जो एमपी तीनों को मिलाकर के करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। तो अब मध्य प्रदेश की बारी है और सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 4 जनजातीय फसलों को जीआई टैग मिला है। जनजातीय फसलें 4 है, उनको जीआई टैग मिला है, पूरा डिटेल समझेंगे। देखो जीआई टैग प्राप्त फसलें कौन कौन सी हैं, सिटाही कुटकी,
पहला नाम क्या है? सिटाही कुटकी। दूसरा है नाग दमन कुटकी, सिटाही कुटकी, नाग दमन कुटकी, बैगानी अरहर, महाकोशल क्षत्रिया चावल। क्षत्रिया यानी कि धान। तो कौन कौन से? सिटाही कुटकी, नाग दमन कुटकी, बैगानी अरहर, महाकोशल क्षत्रिया चावल। अब थोड़ा सा इनका डिटेल जानते हैं। देखिए, सिटाही कुटकी एवं नाग दमन कुटकी डिंडोरी के लघु मिलेट। कहाँ के हैं? सिटाही कुटकी, नाग दमन कुटकी डिंडोरी के लघु मिलेट। कुटकी लघु मिलेट डिंडोरी जिले की बैगा एवं गोंड जनजातियों का प्रमुख खाद्यान्न है। कौन कौन से क्या खाद्यान्न है बैगा एवं गोंड जनजाति का? सिटाही कुटकी और नाग दमन कुटकी। ठीक है, तो ये मुख्य खाद्यान्न है इनका, बैगा और गोंड जनजाति का। और बैगानी अरहर, ये डिंडोरी की अरहर है। कहाँ की है? डिंडोरी की अरहर है बैगानी अरहर। तो ये बैगानी अरहर समझ गए, कहाँ की है? डिंडोरी की है। महाकोशल क्षत्रिया चावल, तो महाकोशल क्षत्रिय चावल कहाँ से था जिनको डीआई टैग मिला है? यह जबलपुर एवं कटनी। कहाँ से? जबलपुर एवं कटनी का जो ये महाकोशल क्षत्रिय चावल या क्षत्रिय धान जिसको बोलते हैं, वो जबलपुर एवं कटनी से संबंधित है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। जो जो अभी देख रहे हैं उनको ये भी पता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अपनी विशेषता करंट अफेयर्स की है, आपको पूरा डिटेल मिलेगा और जो संस्थान आएंगे उनका भी पूरा डिटेल मिलेगा। तो देखिए, जो जीआई टैग होता है ये अधिनियम के तहत बना, अधिनियम 1999 में आया था। ठीक है, उसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, जीआई व्यवस्था क्या है? डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत संचालित होती है जीआई टैग। और मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है, जीआई टैग ये दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है कि ये केवल 10 वर्ष तक के लिए मान्य रहते हैं जीआई टैग, उसके बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। कितने वर्ष तक के लिए? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जीआई टैग कितने वर्ष के लिए मान्य होते हैं, तो केवल 10 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। ये भाई अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईशान किशन ने जो तो आपके अभिषेक शर्मा थे उनको पीछे छोड़ दिया है। तो आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन फर्स्ट रैंक में पहुंच गए हैं और अभिषेक शर्मा जो है सेकंड रैंक पर हो गए हैं। अब आईसीसी से संबंधित कुछ और आंकड़े, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ और आंकड़े देख लीजिए। टेस्ट गेंदबाजी आप एक ही नाम जानते हैं, जसप्रीत बुमराह, वही रहेंगे प्रथम पर। बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड, वो पागल जिसने अपन को मैच हरवाया था, एकदम इस तरीके से एकदम मैच खेला था, तो ट्रेविस हेड जो है टेस्ट बल्लेबाजी में है। ठीक है, यदि वनडे सीरीज में देखें तो शुभमन गिल जी हैं, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी बहुत पहले से रहे हैं। तो ये इसका जो है तो थोड़ा सा आईसीसी रैंकिंग जारी हुई थी, तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अभी आपने देखा होगा कि जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, थोड़ा उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा था, तो जापान के प्रधानमंत्री आए थे जिनका नाम था साने तकाइची। नाम याद रखना है इनका, महिला है ये साने तकाइची। क्या नाम है इनका? साने तकाइची। ये जापान की महिला प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा साने तकाइची जापान का महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला पॉइंट है, आकाशवाणी ने स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया। केवल यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीथिका पेपर में कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी वीथिका का अनावरण हुआ है, तो स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण हुआ है। कहाँ पर? आकाशवाणी में। कहाँ? उद्घाटन हरिप्रसाद चौरसिया, नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी रंग भवन सागर में स्वर प्रेरणा वीथिका का उद्घाटन हुआ है। आकाशवाणी से संबंधित समझ लीजिए, वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। एआईआर की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बहुत बार आ चुका है एआईआर का कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। और अगला लास्ट, गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। साइबर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हुई है, तो गुजरात पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। डिटेल इसका देख लीजिए। गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ बनने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सप्ताह के वीडियो के साथ में, और आशा करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यदि आप डेली इसके देखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स कहीं से भी आएगा
ठीक है, वो आपसे ज़रूर बनेगा। क्यों? क्योंकि अपन कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स कहीं से भी आएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।